नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार। आज हम 13 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से समझेंगे। ये सभी टॉपिक्स यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस। हाल ही में तेलंगाना के वारंगल में प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फंक्शनल पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है। हाँ, पीएम मित्रा पार्क, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, और इसके आंकड़े देखिए, 10,327 एकड़ जमीन और 1695 करोड़ रुपए का निवेश, ये अपने आप में विशाल है। इसमें जो 5F विजन की बात की गई है ना, यानी फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, इसे मैं एक एनालॉजी से समझता हूँ। जैसे एक बहुत बड़ा मेगा मॉल हो, जहां कपास के खेत से लेकर कपड़े के निर्यात तक का सारा काम एक ही जगह होता हो। ये एनालॉजी एकदम सटीक है, क्योंकि यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये पूरी पहल हमारे मेक इन इंडिया अभियान को कितनी मजबूती देती है। वो कैसे? देखिए, कताई, बुनाई, छपाई और निर्माण, ये सब पहले अलग अलग शहरों में होता था। हाँ, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत बढ़ जाता था। बिल्कुल, अब इन सबको एक ही जगह लाने से हमारी जो लॉजिस्टिक्स लागत है ना, वो सीधे सीधे कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जब इतना बड़ा काम एक जगह होगा तो इससे भारी मात्रा में रोजगार भी पैदा होगा। मेगा पार्क से रोजगार तो मिलेगा, लेकिन अगर हम इस बड़े पार्क से थोड़ा ध्यान हटाकर सूक्ष्म स्तर पर जाएं, बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर। हाँ, हमारी अगली स्लाइड प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी के बारे में है। ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लागू की जाने वाली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सही कहा, और इसके जो डेटा हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। 2021-22 से 2025-26 के चक्र में सरकार का लक्ष्य 42,000 उद्यम स्थापित करने का था। और असल में कितने हुए? 43,706 उद्यम स्थापित हो चुके हैं, मतलब लक्ष्य से भी ज्यादा। अरे वाह! और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, 100% बजट उपयोग। 100%? ऐसा तो सरकारी योजनाओं में बहुत कम सुनने को मिलता है। बिल्कुल, पूरे 13,554 करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल हुआ है, और इसने गैर कृषि क्षेत्र में करीब 36.33 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया है। तो इसका असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, अगर कोई आम इंसान इसे सुन रहा है तो वो यही सोचेगा कि क्या इन भारी निवेशों का असर उसकी जेब पर पड़ रहा है। महंगाई की बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि स्लाइड 3 दिखा रही है कि अप्रैल 2026 में सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई दर 3.48% है, और ये लगातार चौथे महीने बढ़ी है। ये सच है कि वृद्धि हुई है, लेकिन अगर हम इस डेटा की थोड़ी गहराई में जाएं, जिसे एनएसओ ने जारी किया है, तो हमें पता चलेगा कि इसमें अब नई बेस ईयर 2024 का उपयोग हो रहा है। अच्छा, बेस ईयर बदल गया है। हाँ, और अब इस सीपीआई बास्केट में 358 आइटम है, जिनमें 308 वस्तुएं और 50 सेवाएं शामिल हैं। तो क्या ये चिंता की बात है? देखिए, वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि ये अभी भी आरबीआई के सुरक्षित बैंड के भीतर ही है, जो 4% का बैंड है। बिल्कुल 100% ±2%, यानी 2% से 6% के बीच। तो 3.48% पूरी तरह से नियंत्रण में है। चलिए, ये तो सुकून की बात है। अब अर्थव्यवस्था से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्यापार तभी फलेगा फूलेगा जब वो सुरक्षित हो। एकदम सही बात है। स्लाइड 5 की ओर देखते हैं। पश्चिमी एशिया में जो युद्ध का संकट चल रहा है और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जो हमले हो रहे हैं, उसके कारण विदेशी बीमा कंपनियों ने प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये भारत के व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। बिल्कुल, तो इसका क्या समाधान निकाला गया? भारत सरकार और वित्त मंत्रालय ने $1.4 बिलियन का भारत समुद्री बीमा पूल यानी BMIP लॉन्च किया है। $1.4 बिलियन यानी लगभग 12,980 करोड़ रुपए। हाँ, और ये एक मास्टर स्ट्रोक है। ये 10 साल का पूल है जो हमारी विदेशी बीमाकर्ताओं पर निर्भरता को खत्म कर देगा। मतलब अब हम खुद का बीमा खुद करेंगे। बिल्कुल, इसमें हमारी बीमा कंपनियां 950 करोड़ रुपए तक का अंडरराइटिंग रिस्क खुद उठाएंगी। ये तो हुई व्यापार मार्ग की आर्थिक सुरक्षा, लेकिन भौतिक सुरक्षा का क्या? स्लाइड 15 में इसका जवाब है। ICGS अचल। हाँ, गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के इस 5वें फास्ट पेट्रोल वेसल का जलावतरण हुआ है। ये एक बहुत ही शानदार जहाज है। ये आदम्य श्रेणी का जहाज है जो करीब 51-52 मीटर लंबा है। और इसे GSL ने बनाया ना? बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 50% से अधिक स्वदेशी घटक लगे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का एक और बेहतरीन उदाहरण है। इसकी स्पीड के बारे में भी कुछ बताइए। इसकी अधिकतम गति 27 नॉट है, जो किसी भी त्वरित कार्रवाई के लिए एकदम आदर्श है। इसे गुजरात के वाडीनार में तैनात किया जाएगा। भौतिक सीमाओं की सुरक्षा तो हो गई, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल दुनिया की सुरक्षा का क्या? साइबर सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। स्लाइड 7 और 8 इसी बारे में है। हैकर्स कैसे अवैध धन छिपाने के लिए म्यूल अकाउंट्स का उपयोग कर रहे हैं। हाँ,
ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जहां मासूम लोगों के खातों का इस्तेमाल काले धन को इधर-उधर करने के लिए किया जाता है। तो इसे रोकने के लिए क्या हो रहा है? इसके लिए आरबीआई इनोवेशन हब और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C के बीच एक रणनीतिक समझौता हुआ है। ये काम कैसे करेगा? देखिए, I4C संदिग्ध डेटा इकट्ठा करता है और फिर RBIH का म्यूल हंटर AI उस डेटा के पैटर्न का विश्लेषण करता है। अच्छा, मतलब AI का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, यह AI सेकंड्स में पैटर्न समझकर उन फर्जी खातों को तुरंत ब्लॉक कर देता है। ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हम AI की बात करते हैं तो मुझे शेयर बाजार की भी चिंता होती है। वहां तो AI से बहुत आसानी से हेरफेर हो सकता है। आपकी ये चिंता बिल्कुल जायज है और इसी खतरे को देखते हुए सेबी ने एक नया AI साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स बनाया है। ये टास्क फोर्स क्या करेगा? ये डीप फेक और एल्गोरिदम हेरफेर से पूरे सिक्योरिटीज मार्केट इकोसिस्टम को बचाएगा। ये बहुत जरूरी भी था। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में उसे वैधानिक मान्यता मिली थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन AI से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, समय के साथ चुनौतियां भी बदल गई हैं। और समय के साथ सिर्फ चुनौतियां नहीं, अध्यात्म भी बदल रहा है। ये बात शायद किसी को भी हैरान कर दे। आप रोबोट भिक्षु की बात कर रहे हैं ना? हाँ, स्लाइड 6। क्या AI धर्म का हिस्सा हो सकता है? दक्षिण कोरिया के सियोल स्थित जोगीसा मंदिर में पहले ह्यूमनॉइड रोबोट भिक्षु गाबी का अनावरण किया गया है। ये जोगे संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत किया गया है और ये दिखने में बिल्कुल एक इंसान जैसा लगता है। इसके अंदर काम क्या कर रहा है? गाबी के पास एक बहुत ही एडवांस्ड AI प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे आप उसका मस्तिष्क कह सकते हैं और उसकी शारीरिक संरचना बहुत सटीक है। मतलब वो भिक्षुओं की तरह बर्ताव कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। दक्षिण कोरिया हाल ही में दुनिया का पहला व्यापक AI कानून लागू करने वाला देश बना है। अच्छा, AI बेसिक एक्ट। हाँ, तो एक तरफ वो AI को रेगुलेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ तकनीक और नैतिकता का ये संगम देखने को मिल रहा है जो एकदम अभूतपूर्व है। सच में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। चलिए AI से निकलकर वापस वैश्विक कूटनीति पर आते हैं। स्लाइड 9 के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता है। और भारत 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में S जयशंकर की अध्यक्षता में विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इस वर्ष की थीम बहुत खास है, ब्रिक्स यानी बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स का विस्तार भी तो हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, अब ये 10 सदस्यीय समूह बन गया है। इसमें सऊदी अरब, UAE, ईरान, इथोपिया और मिस्र भी जुड़ गए हैं। इससे ब्रिक्स की ताकत कितनी बढ़ गई है? बहुत ज्यादा। अब ये समूह ग्लोबल साउथ की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिनिधित्व करता है। कूटनीति से जुड़ा एक और मुद्दा है। स्लाइड 10 में किम्बरले प्रक्रिया की बात की गई है। मुंबई में इसकी बैठक हुई है। हाँ, और इसके वर्तमान अध्यक्ष सुचिंद्र मिश्रा हैं। यह प्रक्रिया नैतिकता के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। ये ब्लड डायमंड्स या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड से जुड़ी है ना? बिल्कुल, यह हीरों का वो खौफनाक व्यापार है जहां विद्रोहियों द्वारा खदानों पर कब्जा करके आतंकवाद या नागरिक युद्धों को फंड किया जाता है। तो किम्बरले प्रक्रिया ऐसे कैसे रोकती है? यह एक सर्टिफिकेशन सिस्टम है। इसकी थीम 3C पर जोर देती है, क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। मतलब उपभोक्ता को भरोसा रहे कि उसका हीरा किसी का खून बहाकर नहीं आया है। एकदम सही। चलिए कृषि और ग्रामीण विकास में वैश्विक सहयोग की भी बात कर लेते हैं। भारत और IFAD के बीच एक 8 वर्षीय नई साझेदारी हुई है। हाँ, IFAD रोम में स्थित एक UN एजेंसी है। इस पहल को COSOP 2026-2033 नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य टिकाऊ आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नाबार्ड ने भी कृषि नवाचार के लिए इनके साथ समझौता किया है। बहुत बढ़िया। अब कूटनीति और विकास से आगे बढ़ते हुए पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। ये आज के समय का सबसे जरूरी विषय है। स्लाइड 12 दिखाती है कि सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA का 26वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ये भारत के नेतृत्व वाली एक बहुत बड़ी पहल है। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 2023 को हुई थी। इसमें 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण की बात है ना? हाँ, शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जागुआर और चीता। और 2026 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? इसकी थीम है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव इकोसिस्टम। वर्तमान में इसमें 26 हस्ताक्षरकर्ता और 5 पर्यवेक्षक देश हैं। पर्यावरण की बात हो रही है तो ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की छलांग भी देखनी चाहिए। स्लाइड 14 में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट बहुत उत्साहवर्धक है। भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में दुनिया में 3रे स्थान पर आ गया है, चीन और अमेरिका के बाद। बिल्कुल। हमारे आंकड़े बताते हैं कि गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 262.7 गीगावाट को पार कर गई है।
ये हमारी कुल क्षमता का 50% से अधिक है। और सोलर मॉड्यूल्स का क्या? हमारी सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता दोगुनी होकर 64 गीगावाट हो गई है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वाकई सब कुछ सही है? यही तो कैच है। एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बाकी है। वो क्या? भारत अभी भी सौर सेल, वेफर और पॉलीसिलिकॉन के लिए 60 से 80% तक चीन के आयात पर निर्भर है। हम मॉड्यूल्स तो बना रहे हैं, लेकिन जो कोर कंपोनेंट्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं। ये वाकई एक गंभीर समस्या है। हमें पूरी तरह आत्मनिर्भर होना होगा। खैर, अपनी चर्चा का समापन हम एक बेहद इनोवेटिव और स्थानीय खबर से करते हैं। भोपाल के एल्गी ट्री के बारे में। हाँ, स्लाइड 13। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में भारत का पहला एल्गी ट्री लगाया गया है। ये तकनीक का एक बहुत ही शानदार उपयोग है। ये उन्नत माइक्रो एल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल आधारित सिस्टम है। ये काम कैसे करता है? ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के जरिए प्रदूषित हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। मतलब एक असली पेड़ की तरह? हाँ, लेकिन ये एक बायोफिल्ट्रेशन टैंक है जो कार्बन तटस्थता की दिशा में सच में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। तो आज हमने बहुत सारे अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए विषयों पर बात की। बिल्कुल। वारंगल के टेक्सटाइल पार्क से लेकर वित्तीय सुरक्षा तक, दक्षिण कोरिया के रोबोट भिक्षु से लेकर कूटनीतिक जीत तक, और अंत में भोपाल के सांस लेते कृत्रिम पेड़ों तक। ये सफर बहुत ही जानकारी भरा रहा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।